दोस्तों अभी हाल ही में हनी त्रेहान की बहुचर्चित फिल्म सतलुज Z5 पे रिलीज हुई। ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी, लेकिन 3 साल से ये सेंसर में अटकी हुई थी। सेंसर ने पहले कुछ 40 कट मांगे और बाद में 120 कट मांगे, लेकिन हनी नहीं माने और वो डटे रहे कि फिल्म तो अनकट ही रिलीज होगी, जैसी बनी है वैसी की वैसी रिलीज होगी। और अंततः उनको थिएट्रिकल रिलीज से अपना प्लान चेंज करके ओटीटी पे आई और वो Z5 पे आई। ये बात हम सब जानते हैं और अब तक मेरे ख्याल से फ़िल्म बहुत लोग देख चुके हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। इसी चैनल पे वो वीडियो है, नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सिनेमा के बारे में इस चैनल पे बात होती रहती है। आज का ये वीडियो सतलुज के परिप्रेक्ष्य में ही उससे प्रासंगिक ही है, लेकिन थोड़ा-सा मैं अलग एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जिसको मेरे ख़्याल से एक बहुत ही बिगर पिक्चर में हम देख सकते हैं। और आई डोंट नो कि इस पे कभी कोई फ़िल्म बन पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, उसमें सतलुज में उन्होंने क्या दिखाया कि पंजाब में जो इंसर्जेंसी हुई थी लेट 80s, अर्ली 90s वगैरह के टाइम पे, उन सबको कैसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह का फ्री हैंड दे दिया था। हमने केपीएस गिल का नाम सुना है, इस फ़िल्म में हमने डीजीपी बिट्टा और एसएसपी सुग्गा का नाम सुना। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे, अलग-अलग दूसरे भी कई पुलिस वाले थे, इनको कार्ट ब्लांच दिया हुआ था, यानी कि जो मर्ज़ी करो। कैसे भी करो, मिलिटेंसी खत्म करो। और हम सब जानते हैं गेहूं के साथ गुण पिसता है, तो इसमें गेहूं कम पिसा, गुण ज्यादा पिसा, ऐसा हो गया क्योंकि फिर पुलिस ने इसको धंधा बना लिया था। ये नोन फैक्ट है कि मतलब वो उठा लेते थे किसी को और फिर घर वालों से पैसे निकालते थे बंदा वापस करने के लिए। ये तो जब हमें पता है। और कश्मीर और पंजाब में जो इंसर्जेंसी मिलिटेंसी फैलाई गई, ये भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस पूरे रीजन को अनस्टेबल बनाया गया। और हमें जो कारण बताया गया वो ये है कि भाई कश्मीर इंडिया से आज़ाद होना चाहता है, पंजाब अलग खालिस्तान मूवमेंट बनाना चाहता है। बट क्या ये सही कारण है? ये सिर्फ सरफेस के कारण है। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं क्या हुआ था। लगभग अर्ली टू मिड 70s में इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था कि समझ में आ गया था कि भाई फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। और ट्रांजिस्टर्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा कि हमें स्केल पे बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल पे ट्रांजिस्टर्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो सब बनाने पड़ेंगे। और उसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है, सिलिकॉन और लिथियम। सिलिकॉन पे पूरी सर्किट बनती है और लिथियम का जो होता है एक बेड होता है जिसके ऊपर वो सर्किट रहती है। ये इलेक्ट्रॉनिकल नॉलेज है, ये आप कहीं भी इंटरनेट पे इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब रेस हो गई थी यूएस और रशिया के बीच में, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रहा था और एक तरह का प्रॉक्सी वॉर इन दोनों के बीच चल रहा था कि भाई ग्लोबल सुपर पावर कौन बनता है। लिथियम के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स अफगानिस्तान में पाए गए थे। इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस वगैरह स्टडी करके, ग्राउंड स्टडी करके सब पाया था कि भाई अफगानिस्तान में जो नेचुरल डिपॉजिट्स हैं लिथियम के वो इतने ज्यादा हैं कि इससे पूरा इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन हो सकता है, ट्रांजिस्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, इन सब चीजों का। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि जो रशियन ओलिगार्क्स थे और यूएस के भी जो एलिट्स थे, वो लीगल तरीके से ये सब लिथियम नहीं जाते थे कि उनको इंपोर्ट ड्यूटी और वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट झमेला करना पड़े, क्योंकि उससे फिर उनका कोई प्रॉफिट बचेगा नहीं, वो बिलियनर नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो हमें हथियाना है, लेकिन हथियाए कैसे? किसी देश में आप ऐसे थोड़ी ना घुस सकते हो, हंगामा होगा। यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पे है, मतलब उस जमाने में लोगों को लगता था कि यूएन कुछ कर लेगा। अब इसमें हुआ ये कि रशिया पहले घुस गया। रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान इन्वेड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे पहले तो यूएस इस चीज को बहुत लाइटली लेता रहा। इस पे एक और फिल्म बनी है, चार्ली विल्सन्स वॉर, जिसमें चार्ली विल्सन नाम के यूएस सेनेटर थे जिनको ये खतरा बहुत, वो दूरदर्शी थे, तो उन्होंने देख लिया कि ये खतरा आगे तक जाएगा। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके अपने एफर्ट से यूएस की फंडिंग बढ़ाई अफगानिस्तान की तरफ। लेकिन जब चार्ली विल्सन के एफर्ट्स के कारण ये पूरा मामला आ गया यूएस गवर्नमेंट की भी नज़र में कि भाई यहाँ पे रशिया हमसे आगे निकल चुका है, तो
इन लोगों ने एक अलग तरह की टेक्निक लगाई। इन लोगों ने देखा कि भाई रशिया का प्लान क्या है, और रशिया और ईरान का जो एक वो था पुराना संबंध, वो तो था ही। तो और उनको था लगा कि रशिया जो है वो पुराना सिल्क रूट यूज़ करके ईरान के थ्रू अपना पूरा वो ट्रेड रूट एस्टेब्लिश करेगा और वहाँ से वो अपनी सप्लाई चेन को इफ़ेक्ट में लाएगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए यूएस चाहता था कि जो सिल्क रूट का जो एक क्रूशियल पोर्शन है, ये पूरा हिंदू कुश माउंटेन्स का और जो हिमालय से होके जो पूरा गुजरता है, इस पूरे रीजन को अगर हम डिस्टेबलाइज कर दें तो कैसा रहेगा। और उनके पास मौका था, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश कुछ भी करने को तैयार था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान थोड़े से पैसों के लिए आईएसआई ने पंजाब और कश्मीर में पहले ड्रग्स फैलाए और बाद में उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि तुम कहाँ ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ पड़े हुए हो, तुम अपना अलग देश मांगो। और यहाँ पे पंजाब में मिलिटेंसी शुरू की खालिस्तान की मांग के लिए, और कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू की आज़ाद कश्मीर की मांग के लिए, और उधर गिलगिट बल्टिस्तान भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और ये पूरा मामला बन गया। अब ये रीजन इतना अनस्टेबल हो गया कि रशिया का अफगानिस्तान इन्वेड करना कोई खास वो मतलब रहा नहीं, क्योंकि वो लिथियम को वहां से निकाल नहीं सकते थे। उन्होंने यूएस ने पूरा रूट को अनस्टेबल बना दिया था, और इसका खामियाना हम लोगों ने भरा, भारत ने भरा, और हमारे इतने लोग मारे गए। अब ऑफ कोर्स उसमें हमारे यहाँ के भी लोग जब शामिल हैं, कुछ छोटे मोटे प्रमोशन के लिए इन लोगों ने इतना भड़काया मिलिटेंसी को और इन सब चीज़ों को छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए। तो ये पूरी जो है जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। और अक्सर अब फिल्में बनती है, हम बस कह देते हैं कि अरे यार पंजाब में आतंकवाद हो रहा है या कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए कि इन आतंकवादियों को पैसा कहाँ से आ रहा है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड के हथियार, ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है। और अगर आईएसआई दे रहा है तो यार पाकिस्तान तो पहले ही उसकी हालत खराब है ना, तो उसको कौन पैसा दे रहा है? उसको यूएस पैसा दे रहा है। यूएस को क्या पड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ये जो रीजन है वो रशिया के ट्रेड रूट में आता है, और रशिया का ट्रेडिंग डिसरप्ट करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो ये मतलब एक बड़ा पिक्चर है जो 1979 से शुरू होकर के ये पूरा। और आप देखिए हिस्ट्री भी है, 60s 70s में कितनी सारी हमारी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी, लोग कितना घूमने जाया करते थे, कितनी फिल्में बनी है। मतलब कश्मीर वाज द फेवरेट लोकेशन फॉर शूटिंग। और फिर मिलिटेंसी आ गई और सब कुछ एकदम वो पूरा रीजन जो है वो पूरी तरह से अब वो हैवी, इतना हैवी मिलिटराइज जोन बन गया है कि अब वापस वो कश्मीर तो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ थॉट्स थे जो मैं शेयर करना चाहता था सतलुज मूवी को देखने के प्रसंग में। और फ़िल्म को देखिए, लोगों को बताइए इसके बारे में। इस तरह का सिनेमा बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बना है। एक ऐसी ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन स्ट्रगल की बात की है हनीत रेहान ने जसवंत सिंह खालरा की स्टोरी के थ्रू, और कुछ बहुत सारी ऐसी बातें वो कह गए हैं जो कि मेरे ख्याल से आज के युग में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक